Welcome dear students. In the last video lesson we studied about Newton's law of first law of motion. उसमें हमने we studied about a new term called inertia, which is the property of a body to resist any kind of change in its state of rest or motion. तो उसमें हमने स्टडी किया a body with more mass resist more, has more inertia. इसी में हमने एग्जाम्पल में किया था कि एक ट्रक और एक चौक आपकी तरफ सेम स्पीड से अगर आ रहे हो तो ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल है. वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन अ ट्रक देन ऑन चौक. आप ले लीजिए, एक साइकिल ले लीजिए, एक ट्रक ले लीजिए, ठीक है. तो ट्रक को रोकना डिफिकल्ट है, साइकिल को रोकना इजी है अगर दोनों एक सेम स्पीड में. तो उसमें हमने इनर्शिया बनाया, एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है इसलिए वो रेजिस्ट ज्यादा करता है. नाउ इमेजिन अनदर सिनेरियो. इमेजिन अ बुलेट. लेट्स टेक मास ऑफ बुलेट एज 10 grams. ठीक है. And we have cycle. Cycle का mass approximately let's take it as 10 kg. So 1000 times more है. Cycle का mass bullet से 1000 times more है. तो एक तरफ साइकिल आ रहा है काफी फास्ट आपकी तरफ, तो एक तरफ बुलेट आ रही है, तो कौन ज्यादा हार्म करेगा? Of course, it would come to our mind that bullet is more dangerous in this case. Why it is more dangerous? What makes bullet so dangerous? Its velocity, high velocity. ठीक है. तो मास की तो इंपॉर्टेंस थी, तो मास के लिए हमने एक टर्म बना ली इनर्शिया. फिर हमने देखा कि नहीं, मास के अलावा वेलोसिटी या स्पीड जो है वो भी मैटर करती है. ठीक है. तो हमने क्या किया, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक नई टर्म बनाई जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम. ठीक है. टर्म जो है वो है मोमेंटम. ठीक है. पर अगर कोई बॉडी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो हम उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं. ठीक है. अब ये क्या है? इट इज दी product of mass and velocity of a body. ठीक है. तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझने के लिए we need to understand momentum very clearly. ठीक है. So what is linear momentum? It is a product of mass and velocity of the body. अगर हम ले लें मास ऑफ बॉडी m किलोग्राम्स, ऑफ कोर्स SI यूनिट, और जो वेलोसिटी है बॉडी की उसको आप मान लीजिए जैसे u मीटर्स पर सेकेंड SI यूनिट, तो उसका मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी mu. ठीक है. अब हमने किया था कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई बॉडी है, उसकी अभी वेलोसिटी u है, फिर हमने एक्सेलरेट कर दिया, उसकी वेलोसिटी v होगी. ठीक है. तो हमने u को इनिशियल वेलोसिटी और v को फाइनल वेलोसिटी बना दिया. तो वैसे ही अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना हो बॉडी का कि कितना चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है, तो वो हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है. व्हाट डू वी मीन बाय चेंज इन मोमेंटम? कोई भी बॉडी मान लीजिए कोई रेस्ट में है. ठीक है. बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी?
0, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। तो अगर वेलोसिटी 0, मोमेंटम भी 0। अब किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता, सो मास इज नेवर 0, वेलोसिटी कैन बी 0, सो मोमेंटम कैन बी 0। तो अगर मोमेंटम किसी बॉडी का 0 है, इट इज बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, अब वो बॉडी रेस्ट में थी, हमने उसको धक्का लगा के उसको मोशन में ले आए, तो उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी, 0 से वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये चेंज हम ऐसे निकालते हैं कि उसकी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आ गया। ठीक है, तो ये आ गया mv माइनस mu, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की थी, गाड़ी है वो आपकी तरफ आ रही है, तो अगर आप उसको फोर्स लगा के रोकना चाहते हो, तो आप क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका मोमेंटम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी हम किसी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, हम उसका मोमेंटम चेंज करते हैं। दिस इज अ वे वी कैलकुलेट मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज। ठीक है, so this is the definition of momentum, and this is the way we calculate change in momentum. ठीक है, so let's move on to the definition or the law, the Newton's second law of motion. हमने ये डिफाइन किया कि हमें किसी का मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है, जैसे वी डिस्कस्ड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इट ओनली टेल्स अस दैट अ फोर्स इज needed, but it does not tell us how much is the force. It does not give us any formula to calculate the value of force. So therefore the first law of Newton only gives us the qualitative definition of force, वो हमने definition लिख ली थी, but the second law of Newton gives us the quantitative definition of force. तो मतलब हमें ये फॉर्मूला देता है कि आप कैसे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। So let's have a look at Newton's second law. Newton's second law of motion. The statement is the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it. ठीक है, इसको डेफिनेशन को मैं स्टेप्स में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, mv माइनस m, ऐसे लिखते हैं। अब रेट क्या होती है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, देन वी हैव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो ये अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कुछ ऐसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वालिटी आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी दोनों में कॉमन, हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस q। ठीक है, अब इसके मायने क्या है, इसके मायने ये हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कार ब्रेक्स डाउन। ठीक है, गाड़ी जो है वो रुक गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा, तो एक जना उसको धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो एक जना जो धक्का लगा रहा है उसकी वजह से कुछ मोशन आएगा गाड़ी में,
पर बहुत कम आएगा, ठीक है। अब 2 जने और आ गए, वो मिलके 3 जने अब फोर्स लगा रहे हैं। अब पहले से फोर्स ज्यादा होगी तो फोर्स इज इंक्रीजिंग, तो उसकी वजह से जो गाड़ी थी वो थोड़ा ज्यादा मोशन में आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम उसको कहते हैं कि उसका मोशन जो है वो ज्यादा चेंज हो गया, उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हो गया। आप फोर्स इंक्रीज करते रहो, 4 जने आगे, 5 जने आगे, तो गाड़ी का जो मोमेंटम है वो और ज्यादा चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम जब गाड़ी खड़ी थी तब तो जीरो था मोमेंटम, तो अब मोमेंटम जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसका मोमेंटम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फिर अगर मोमेंटम बढ़ता जा रहा है तो फाइनली जब हम माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे देखना है, फोर्स हमने लगाई 10 न्यूटन फोर्स लगाई, उसकी वजह से मान लीजिए चेंज जो आया है वेलोसिटी का चेंज वो आया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमने फोर्स कर दी 50 न्यूटन, तो उसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो ये समझ में आ ही रहा है हमारे कि अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर आपको मान लीजिए कि गाड़ी यहां से हमें वहां तक लेके जानी है, और अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 सेकंड में लेके जानी है, तो आप फोर्स लगाएंगे कुछ, तो उसको 10 सेकंड में वहां तक लेके जाएंगे। फिर सेकंड केस में आपको कहा जाता है कि अब आपको सेम गाड़ी यहीं से वहां तक पुश करके 5 सेकंड्स में पहुंचानी है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो मतलब टाइम जब इंक्रीज करता है, अगर मैं टाइम इंक्रीज करूं 10 सेकंड, तो फोर्स जो है वो कम चाहिए, आप आराम से फोर्स लगा के लेके जा सकते हैं। 10 सेकंड्स में आप आराम से पुश करके ले जाओ। पर अगर आपको 5 सेकंड्स में लेके जानी है, टाइम की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के वहां पर, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मोर द टाइम लेसर इज द फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है, ओके। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते टाइम, जैसे बॉल आती है, हम कैच करते हैं, तो कैच जब करते हैं तो हम थोड़ा सा अपने हाथों को ऐसे पीछे कर लेते हैं, करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि हमें चोट कम लगे। जो बॉल की फोर्स है, बॉल देखो इतनी स्पीड से आ रही है, तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। जिसके पास मोमेंटम है उसके पास फोर्स भी है, और वो जिससे भी टकराएगी उस पर फोर्स लगाएगी, है ना। जब बॉल हमारे हाथों में आती है तो वो हमारे हाथों को थोड़ा सा फील होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे पीछे करके हाथ बॉल को कैच करते हैं ताकि हमें चोट ना लगे, ठीक है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ कैसे उसमें हेल्प करता है समझने के लिए। अब देखो जो बॉल आ रही है हवा में, फाइनली क्या करेगी, आपके हाथों में आके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपने उसको कैच कर लिया, उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो है बॉल की 0 होगी क्योंकि आपके हाथों में आ गई, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज 0। तो बॉल जब हवा में थी उसका मास आप ले लीजिए 100 ग्राम ले लें for convenience purposes. So let's take 0.1 kg is the mass of the ball, ठीक है। एंड उसकी जो वेलोसिटी है हम मान लेते हैं कि काफी स्पीड से आ रही है 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब ये टाइम जो t है वो कौन से वाला होगा, ये टाइम t जो है वो कौन से वाला हम कंसीडर करेंगे या कौन से वाला देखेंगे। ये वो टाइम है जब बॉल
में कांटेक्ट में आ गई है, उसके बाद आपने कितने टाइम में उसको कैच किया? जितना टाइम वो हवा में रही है वो टाइम नहीं, बॉल जब आपके हाथों के कांटेक्ट में आ गई वो वाला टाइम, कि कितने टाइम में आपकी बॉल कांटेक्ट में आई और हाथों में आके फिट हो गई। ठीक है, तो वो टाइम तो बहुत कम होता है, दैट इज लेस देन 1 सेकेंड या ऐसा कुछ, तो वो मान लीजिए 0.1 सेकेंड है। ठीक है, कितना है? 0.1 सेकेंड। अब हम देखते हैं कि वो बॉल जिसका मास 0.1 kg है is moving at a speed of 20 meters per second, takes 0.1 second after coming in contact with our hands to stop. वो हमारे हाथों पे कितनी फोर्स लगाएगी? तो फोर्स F is equal to मास 0.1। ठीक है, V की वैल्यू 0, क्योंकि जब हाथों में आ गई बॉल, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस U, U कितनी आएगी? माइनस यहां पे आ जाएगा 0.1 इंटू U 20 डिवाइडेड बाय 0.1 से, ये 0.101 कट गए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस 20 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो 20 न्यूटन फोर्स आपके हाथों पे लगेगी। ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे मोमेंटम के? मोमेंटम के अगर हम यूनिट्स देखें, मोमेंटम के यूनिट्स हैं मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी, तो इसके बनेंगे किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। So this is what we have. Kilogram meter per second is the SI unit of momentum. ठीक है? So this is all about Newton's second law. Note down the definition, how to go about it, and how to use it. अब इसको हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, आप वो भी देख लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, वहां डेफिनेशन से हमें ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mv ओवर t आ गया, F इज इक्वल टू m कॉमन आ गया, ये नीचे आ गया। अब आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सोचिए क्या होती है। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन व्हाट डू वी गेट? A इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है? एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन ये आता है, प्रूव F इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, आप सीधा नहीं लिख सकते। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिखिए, ये इसको प्रोपोर्शनैलिटी, फिर इक्वल, फिर यहां से ये डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन टेल्स अस A इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t, यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कीजिए, तब ये सॉल्व होगा। तो अगर तो हमें न्यूटन का सिर्फ सेकंड लॉ आता है तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हैं कि प्रूव F इज इक्वल टू ma, देन ये होगा। ठीक है, और ये रहे SI यूनिट्स ऑफ मोमेंटम व्हिच इज किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड।
So revise this Newton's second law so that we can try and solve questions based on that, numericals and reasoning questions. ठीक है? See you soon.